So, hello students, good evening once again. So, hopefully you must be enjoying mole concept. We are close to conclude this particular chapter mole concept. बहुत जल्दी अब इसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया. आप बोर हो रहे होंगे कि पता नहीं कब तक चलेगा ये, है या नहीं. इतना लंबा चल गया, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब खत्म होगा. बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन जल्दी खत्म करके क्या करें अगर हम सीखें ही नहीं तो. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सीखना, स्टोकियोमेट्री का मास्टर होना, so that later we become master of physical chemistry, right? So we started study equivalent weight और equivalent weight and law of chemical equivalence का फंडामेंटल मैंने आपको कल सिखाया था और equivalent weight को यूज करना सिखाया था इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. आज कुछ और एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास, कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देन we'll move to equivalent weight of acids and base, which is the climax of this concept, and that will be end of this chapter. So equivalent weight हम कर रहे थे. Today is 30th 05. अब इसमें एक सिचुएशन देखते हैं. कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ ए मेटल A displaces 0.4 gram of another metal B from solution of its salt. If chloride of A has 25% metal by mass, determine equivalent weight of B. B का equivalent weight हमें मालूम करना है. समझ गए? equivalent weight of B हमें मालूम करना है. देखते हैं क्या सिचुएशन है. एक मेटल है A जो सॉल्यूशन में B आयनिक फॉर्म में होगा, इसका सॉल्ट डिसॉल्व किया है, के साथ रिएक्ट करके दे रहा है B और खुद बन जा रहा AN+ आयन. इसके 0.5 ग्राम, इसके 0.4 ग्राम बनाता है. और साथ साथ एक इंफॉर्मेशन है कि क्लोराइड ऑफ A हैज 25%, वो मिस्टेक हो गया, 25% क्लोरीन होना था, मेटल ले लिया, हैज 25% क्लोरीन. यहाँ जरा करेक्ट कर दो, आ तो जाएगा उस पर भी आंसर, लेकिन और सा आंसर आ जाएगा. हैज 25% क्लोरीन. यहां से पहले A का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा. क्या कहेंगे? 25 gram chlorine with
75 gram of metal. So 35.5 gram of chlorine will combine with 75 upon 25 into 35.5, 106.5 gram metal. एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन जितने ग्राम मेटल के साथ कंबाइन करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा कि नहीं. देयरफॉर equivalent mass of A, which is EA, is 106.5. A का इक्विवेलेंट मास आ गया. अब एक रिएक्शन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं. ए का मास बी का मास दिया हुआ है, उन मासेस को अगर उनके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल होंगे क्योंकि एक रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है. तो ये बताओ कि इक्विवेलेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 106.5 मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0.4 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, यही अननोन है. फिर क्या होगा, 0.5 अपॉन 106.5 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी. यहां से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू, सॉरी पॉइंट तो रिमूव ही कर दिया हमने, 4 इंटू 106.5 अपॉन 5. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 84.8. ग्राम पर इक्विवेलेंट. जैसे मोलर मास होता है ना, ग्राम पर मोल, इक्विवेलेंट मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट. और एक आध सिचुएशन देखो, क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ अ मेटल कार्बोनेट, ऑफ ए मेटल कार्बोनेट, फॉर्मूला दिया हुआ है MCO3. मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives 1120 ml of CO2 measured at STP. Determine equivalent mass of metal. ये है क्वेश्चन, समझ गए. मेटल कार्बोनेट को हीट किया, कैसे डिकम्पोज करेगा, मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे देन इट विल डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड. याद है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. कई क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं. अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 1120 ml. बताओ इसमें 1120 अपॉन 22,400 मोल होगा, क्योंकि STP पे 22,400 ml में 1 मोल होता. 22.4 लीटर लिखो या 22,400 लिखो. यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 1/20 मोल आ जाएगा, 1/20. यानी कि 1/20 मोल CO2
बताओ 1/20 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट से मिलेगा कि नहीं, जिसका मास 4.2 है। मोल और मास पता है कि इतने मोल का मास इतना, तो 1 मोल का मास कितना, इससे मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास अगर आ गया तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी नोन है। अभी आपको दिखाते हैं क्या है। पहले मोलर मास निकाल लो। 0.05 मोल 1/20 को मैंने लिख दिया। मेटल कार्बोनेट का मास 4.2 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट का मास हाउ मच, 4.2 अपॉन 0.05, कितना आ जाएगा ये, 420 अपॉन 5, 84 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेटल कार्बोनेट का मास। मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मेटल का मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मोलर मास यहां से मेटल का आ सकता है। ये 84 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ये कार्बोनेट है, कार्बन 12, 16 इंटू 3, ऑक्सीजन 48। सो इट इज m plus 60. So molar mass of metal 84 minus 60, which is 24 ग्राम पर मोल। अच्छा, मेटल कार्बोनेट में वैलेंसी 2 है। मेटल कार्बोनेट में मेटल प्लस 2 है, क्योंकि कार्बोनेट पे -2 होता है, ये जानते हैं। तो वैलेंसी 2 है। तो क्या हमने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन वैलेंसी, पढ़ा है ना। तो वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, सो इट इज 24 अपॉन 2, 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। बात समझ में आई आप सबको। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास हम इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। और एक आध सिचुएशन हम देख सकते हैं। देखो एक प्रॉब्लम और इक्विवेलेंट मास पे कह रहा है 6 ग्राम ऑफ a metal chloride, 6 gram of a metal chloride is dissolved in water and volume made to 100 ml। मेटल क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करके और इतना पानी डाला कि 100 ml सॉल्यूशन बन गया। 10 ml portion of this solution is treated with excess of silver nitrate, giving 0.8 gram AgCl precipitate। determine क्या निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्या सिचुएशन है, मेटल क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं MClX। कैसे लिख रहे हैं, मेटल का वैलेंसी हमने कुछ मान लिया है X प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1 मेटल क्लोराइड में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा। इसे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, AgCl। अपने को इतने से मतलब है, पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो बैलेंसिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। अब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा मेटल क्लोराइड के साथ, AgCl बनेगा। अगर इसके 0.8 ग्राम फ्रॉम 10 ml बन रहा है, सो 8 ग्राम फ्रॉम 100 ml सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि टोटल मेटल क्लोराइड तो 100 ml में है। तो वो टोटल मेटल क्लोराइड में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालते तो कितना AgCl बनता है? 8 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। अब ये बताओ कि सिल्वर क्लोराइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल क्लोराइड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं? तो होगा ना। इसका इक्विवेलेंट मास कंपाउंड का कुछ ले लेते हैं E, या मेटल का निकालना है तो मेटल का ही लो। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज E, डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? E प्लस 35.5 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। 6 ग्राम लिया था मेटल क्लोराइड का, सो देयरफॉर 6 ग्राम MClX में 6 अपॉन E प्लस 35.5 इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? अच्छा, सिल्वर क्लोराइड के अंदर होता है सिल्वर +1 क्लोरीन -1, यानी कि वैलेंसी 1 है और इसलिए इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास ही होगा। मोलर मास बाय वैलेंसी 1 है, ये हो जाएगा 108 प्लस 35.5 143.5। ये बताओ कि 8 ग्राम AgCl में 8 अपॉन 143.5 इक्विवेलेंट होगा। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, और इसलिए हम जस्ट इसको इक्वेट कर दें। देयरफॉर इक्विवेलेंट ऑफ MClX इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। सो 6 अपॉन E प्लस 35.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 143.5। तो कट सकता है तो काट लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 3 इंटू E प्लस 35.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 143.5 बाय 4। कितना आ जाएगा ये? 3 इंटू 143.5, 3 इंटू 143.5, 430.5 डिवाइडेड बाय 4, 107.6। It is 107.6. So E will be what? E will be 107.6 minus 35.5. So 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 3 गया तो 7, अप्रॉक्सीमेटली 72 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। So till now you have understood इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का वो मास होता है which combines with 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। For compound, equivalent mass is equivalent mass, sum of equivalent mass of elements or molar mass upon valency. Number of gram equivalent parallel to number of mole.
number of mole, mass upon molar mass, number of gram equivalent, mass upon equivalent mass. Then law of chemical equivalence, which states that in a chemical reaction, reagents and products, same number of reagents, same number of gram equivalent of reagents combine to give the same number of gram equivalent of products. और इसी को हम यूज कर रहे थे. बट ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में एसिड एंड बेस से रिलेटेड होता है, जिसको हम बाद में न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन का नाम दे देंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन का, नॉर्मलिटी पढ़ने के बाद. एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट एंड देन नॉर्मलिटी एंड देन एसिड बेस टाइट्रेशन. दैट्स ऑल. सो नाउ वी मूव टू another step in equivalent mass. हेडिंग है equivalent weight of acids and bases. अब इसके लिए कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जरा सा वो पहले मैं आपको बताता हूं. एसिड्स gives H plus ion or combines with OH minus. अगर हम लिखते हैं एसिड HCl तो ये H प्लस देगा, Cl माइनस देगा. अगर हम लिखते हैं HBr, ये H प्लस देगा, Br माइनस देगा. अगर हम लिखते हैं HNO3, ये H प्लस देगा, नाइट्रेट आयन देगा. अगर हम लिखते हैं CH3COOH तो ये भी H प्लस देगा, एसीटेट आयन देगा. इन सब में खास बात क्या है कि इन सब के एक एक मॉलिक्यूल से एक एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है सॉल्यूशन में, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड, which gives one hydrogen ion per मॉलिक्यूल. और ऐसे एसिड को हम एक जनरलाइज फॉर्मूला दे सकते हैं HA, जिसमें H प्लस है एक और A माइनस, जहां पे A माइनस क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, एसीटेट हो सकता है. मोनोबेसिक. इसी तरह से कुछ और लिखता हूं मैं. H2SO4 gives 2H plus SO4 2 minus. कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में होता है, कोक, पेप्सी, सोडा, gives 2H plus CO3 2 minus. H2C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है. It also gives 2H plus C2O4 2 minus ऑक्जेलेट आयन. और एक आध एग्जाम्पल ले लो. H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड gives 2H plus SO3 2 minus. एक और लेते हैं. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड gives 2H plus S2 minus. What is similarity among these acids? They are called dibasic acid.
gives 2H plus per molecule, and they can be represented by a general formula H2A, जहाँ पे ये 2H प्लस देगा और A पे -2 होगा. ये A2 माइनस could be सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सल्फाइड, सल्फाइड. सही है ना? कुछ और एसिड मैं लिखता हूं. H3PO4, इसको पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड. Phosphoric acid, which gives 3H plus PO4 3 minus. और एक और एसिड मैंने लिखा, तीन एसिडिक हाइड्रोजन है. इट गिव्स COO minus, CH, COO minus, सॉरी यहाँ भी COO minus ना, plus 3H plus. What is similarity in these two acids? Both are giving 3 hydrogen ion per molecule of acid. They are called tribasic acids. Gives 3H plus per molecule of acid. समझ गए? So, and they can be represented by the formula H3A. So here we define basicity of an acid. Basicity of an acid is the number of H plus ion, hydrogen ion obtained from one molecule of acid. ऊपर लिखा है? नहीं, तो नीचे जरा लिख लेते हैं एक लाइन. Basicity of an acid, it is the number of H plus ion obtained on complete ionization of one molecule of acid. तो अगर हम HA लिखते हैं तो बेसिसिटी 1, अगर हम H2A लिखते हैं तो बेसिसिटी 2, अगर हम H3A लिखते हैं तो बेसिसिटी 3. समझ गए? अब बेस की बात करो. बेस gives hydroxide ion in solution or absorbs H plus, एक ही बात है, in solution. अब कुछ बेस को देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड gives sodium ion plus hydroxide ion, but calcium hydroxide gives calcium ion and 2 hydroxide ion. But AlOH whole 3, if ionized completely,
gives 3H plus, so Al3 plus 3OH minus. Here we define acidity of base. Acidity of base is the number of OH minus ions, number of hydroxide ions given by one molecule of the base. Basicity is the number of OH minus ions given by one molecule of a base on its complete आयनाइजेशन। अगर बेस के एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट आयनाइजेशन करें तो उससे जितना हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। तो अगर हम बात करें एसिडिटी की तो इसकी एसिडिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। बताओ है या नहीं? समटाइम फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो उसको पानी पिलाना है, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, हाइड्रोक्साइड दिखने लगेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, क्विकलाइन, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन सीधा नहीं देगा, ये पहले पानी पिएगा और पानी पी के क्या बनाएगा? CaOH whole twice, and now it will show basic behavior by giving calcium ion and 2 hydroxide ion. So acidity is 2। इसी तरह से अगर कहीं K2O लिखा हो तो इसको भी पानी पिलाएंगे, क्या देगा? 2KOH, which will give 2K plus 2OH minus। ओरिजिनल कंपाउंड से देखना है कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिलेंगे और इसलिए therefore acidity of K2O is 2। KOH की एसिडिटी 1 है, उसके 1 मॉलिक्यूल से 1 OH मिलेगा, लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड की एसिडिटी 2 होगी। ये बात समझ में आई आप सबको? तो सबसे पहले एसिड बेस का इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के लिए हमें एसिडिटी बेसिसिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें एसिडिटी बेसिसिटी समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है अब समझ में आ गया आप लोगों को। सो नाउ लेट अस डिफाइन equivalent weight। Equivalent weight of an acid, acid is what? Molecular weight divided by basicity। कुछ एग्जांपल लो। HCl का equivalent weight molecular weight 1 plus 35.5 divided by 2, 36.5 divided by 2। क्योंकि HCl की एसिडिटी 1 है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2CO3 बतानी हो तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट 2 plus 60, कार्बोनेट का 60 होता है, याद रखेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कार्बोनिक एसिड की एसिडिटी है 2, 2H प्लस देगा। सो 62 डिवाइडेड बाय 2, 31 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और अगर कोई एक और ले लें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98/3।
फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 98 होता है। सो 98/3 इसको सॉल्व करेंगे, 32 से थोड़ा कम आ जाएगा। 98 डिवाइडेड बाय 3 इज 32.67 ग्राम पर इक्विवेलेंट। समझ गए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो गया? मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, सॉरी बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा? इट इज, इसको हम लिख सकते हैं ई बेस। इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी एंड एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH माइनस। तो अगर KOH का इक्विवेलेंट वेट देखना हुआ तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH हो जाएगा। लेकिन अगर K2O हो तो इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2O डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपको दिखाया था K2O विथ वाटर गिव्स 2K प्लस 2OH माइनस। तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोक्साइड बनते हैं। समझ गया? ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2। होगा कि नहीं? तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकाला जाएगा। एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब के लिए कॉमन टर्म यूज होता है एन फैक्टर, जिसे हम नॉर्मलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो एन फैक्टर के टर्म में भी हम इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। समझ गए? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एसिड बेस का इक्विवेलेंट वेट अब डिफाइन हो गया। एक सिचुएशन में इसे जरा अप्लाई करके देखते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितना ले लूं, 60 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड विल रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम्स of NaOH for न्यूट्रलाइजेशन। एक तो तरीका है कि रिएक्शन लिखें, बैलेंस करें और फिर स्टोकियोमेट्री सॉल्व करें, लेकिन आपको मालूम है कि अब हम स्मार्ट हो गए हैं, अब उससे हम आगे निकल गए हैं। क्यों रिएक्शन लिखें, क्यों बैलेंस करें, क्यों ना हम दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जितना ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH लगेगा। तो सबसे पहले दोनों का इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बेसिसिटी 2, सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है, और इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 98/2 विच इज 49।
इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इसका मोलर मास बाय 1 होगा, क्योंकि इसकी एसिडिटी 1 है, इससे एक ही OH मिलेगा विच इज 40। अब देयरफॉर 60 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मास होंगे, कितने इक्विवेलेंट होंगे? 60/49 इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हेंस same equivalent which is 60/49, same equivalent of NaOH required। ये सब आपको समझाने के लिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, अदरवाइज आप तो सीधा क्या करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट को सीधा सीधा इक्वेट करेंगे। तो जितना इक्विवेलेंट एसिड का उतना ही इक्विवेलेंट NaOH का रिक्वायर्ड होगा। अब इसे मास में कन्वर्ट कर दें। मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 60/49 इनटू इक्विवेलेंट मास 40। कितना हो जाएगा? लगभग 60 इंटू 40 divided by 49, it is 48.9। Hmm. 49 आ रहा है। ये अराउंड 49 ग्राम आ रहा है। 48.97 आ रहा है, 49 ग्राम, यानी कि इस न्यूट्रलाइजेशन में 49 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा। एक बार फिर से देखो, if 35 gram of calcium oxide is added to a solution containing 30 gram CH3COOH, what will be the nature of solution and which will be left? अगर कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कुछ बच जाएगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर एस्टिक एसिड ज्यादा होगा तो एस्टिक एसिड कुछ बच जाएगा, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले दोनों का इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी एसिडिटी बेस है, एसिडिटी 2 है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम आयन एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयन देता ना, अभी पीछे दिखाया था। इसकी एसिडिटी 2 है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय 2 विच इज 40 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना लिया था? 35 ग्राम अपॉन 28, 7 से 4 5, 1.25 इक्विवेलेंट। कैल्शियम ऑक्साइड के 1.25 इक्विवेलेंट हमारे पास अवेलेबल हैं अभी फिलहाल। फिर इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड विल बी व्हाट? इसका कितना
मास दिया था हमें 30 ग्राम. It will be 30 divided by एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इसकी बेसिसिटी 1 है. 15, 45, 60. CH3COOH का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/160. सो इसके 30 ग्राम में 30/60.5 इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट. कौन कम है? एसिटिक एसिड. सो acetic acid is the limiting reactant. So 0.5 equivalent of acetic acid will neutralize 0.5 equivalent of calcium oxide and 1.25 minus 0.5, which is 0.75 equivalent of calcium oxide will remain unreacted in the solution. And therefore solution will be basic in nature. तो आज मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस और थोड़ा सा उसका सिंपल एप्लीकेशन आपको कराया. सो नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट. बट जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि नेक्स्ट क्लास विच इज मंडे से अब सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो सिंसियर हैं. और सिंसियरिटी का क्राइटेरिया भी क्या है? योर प्रेजेंस इन द टेस्ट. कल जो भी टेस्ट में एब्सेंट होगा उसके लिए ये आज की क्लास आखिरी क्लास है. वो फ्यूचर में फिर मुझसे नहीं जुड़ पाएगा. इसलिए अगर आप इसको कैजुअली ले रहे हैं, देन फॉरगेट, डू वट एवर यू वांट टू डू. भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर सिंसियरली डूइंग द थिंग्स, आई विल बी 5 स्टेप मोर फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू. So be careful. टेस्ट में जितना आपसे आता है आप अपनी पूरी ताकत लगाओ, अंजाम सोचे बिना. जो होगा देखेंगे. लेकिन अगर मैदान में ही नहीं जाएंगे तब तो फिर डिफीट सुनिश्चित है. देखो, हर जंग की दो रिजल्ट हो सकते हैं, विन या लॉस. जिसमें लॉस तो 100% सिक्योर है. अगर कोई चाहता है लॉस तो 100% सिक्योर है. बट वी फाइट टू विन, है ना. हम लड़ते हैं जीतने के लिए. हार तो सुनिश्चित है. हार के लिए तो कुछ करना ही नहीं है. सो फाइट करें. हमारा जंग यही है ना, केमिस्ट्री. हमारी जंग तो केमिस्ट्री से ही है ना. हमारी जंग तो फिजिक्स से है, हमारी जंग तो मैथ से है. तो कुछ नहीं करेंगे तो हार तो डेफिनेट है, तो सिक्योर है ना. सिक्योर क्या नहीं है? विक्ट्री. That we will make it. ठीक. So wish you all the best. जोर लगा के सब लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे.
Thank you. See you again in the next class.